नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग हम पहले से सुनते आ रहे हैं। कई वर्ष हो गए। भारत एक फेडरेशन है। इस फेडरेशन में जो हिस्सेदारी है, स्टेटों का सम्मान होना चाहिए। प्रोटेस्ट के दौरान भी हमने बहुत कुछ सुना कि स्टेटों को सेटिस्फाई करना, चूँकि स्टेटों ने सीए लेने से मना कर दिया, उन्होंने अपने यहाँ बोर्ड लगा दिया, अपने यहाँ हाउस से पास कर दिया कि हमें सीए नहीं चाहिए या हम एनआरसी नहीं करवाएंगे, जबकि ये जो है वो तो सेंट्रल इशू है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो ये हमारे देश में एक बड़ी कवायद चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि जब 46 में कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तो जितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, पाकिस्तान लेने के बावजूद कुछ बुद्धिजीवियों को मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में पार्लियामेंट में रखा गया। और मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम जितने भी थे उनकी डिमांड क्या थी। उनकी डिमांड ये थी कि स्टेटों को ऑर्गेनाइज होने की शक्ति इस कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाए। वो अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स बना लें, और यूनियन ऑफ स्टेट बनाकर वो अपनी बात सरकार से नेगोशिएट करें। इसका मतलब ये होता कि अगर 4 कोई स्टेट एक साथ मिल जाएं और सेंट्रल से कहें कि हम बाहर जा रहे हैं, तो वो बाहर जा सकते हैं, और नहीं तो वो ऊधम मचा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली भी पावर है। ऐसा लगातार प्रयास पूरे 2 साल 18 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन चलता रहा। इनकी जितने दिन संविधान बना, हर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में ये इस प्रकार का प्रश्न आता ही रहा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। और इन शॉर्ट अगर आप देखना चाहें तो 25 नवंबर सन 1949 की डॉक्टर अंबेडकर की जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे वो क्या कर रहे थे, या कम्युनिस्ट सोशलिस्ट क्या कर रहे थे। वो स्टेटमेंट मैं आग्रह सबसे करूंगा कि आप ऑनलाइन जाइए, पार्लियामेंट की साइट पर जाइए, हिस्टोरिकल डिबेट्स देखिए। हिस्टोरिकल डिबेट्स में 25 नवंबर सन 1949 का डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट देखिए। खूब बड़ा सा स्टेटमेंट है, उन्होंने दिया अडॉप्ट करने से एक दिन पहले। और धन्यवाद, वो स्टेटमेंट क्या है, वो एक धन्यवाद प्रस्ताव है। उन्होंने धन्यवाद दिया कि भाई हमने इतना समय क्यों लिया, और क्या क्या आया, और कितने अमेंडमेंट आए, और हमने किसको सुना, और हम किसको सेटिस्फाई कर पाए, किसको नहीं कर पाए, कौन खुश नहीं है, और ये सब कुछ। इन सभी बातों में मैं आपको बता दूं कि वो बूझ झलक रही थी कि भारत को कैसे तोड़ा जाए। जो जिन्ना की पॉलिसी थी कि हम भारत को किसी न किसी इन प्रकार ने कब्जा कर लेंगे और हमने इसको दारुल इस्लाम बनाना है, या मुस्लिम रूलर इस पर रहा है 600 वर्ष तक, 700 वर्ष तक, और अंग्रेजों ने मुसलमानों से सत्ता ली, वापस मुसलमानों को जानी चाहिए। ये सब कुछ चलता रहा। ये सेम चीज कम्युनिस्टों ने निकाली और देखा कि माजरा क्या है, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को, नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को एक अलग सा दर्जा दे दिया। जम्मू कश्मीर ने भी उसका भरपूर लाभ उठाया। परिस्थितियां बदलती रहीं, भारत सरकार चेती नहीं, और नतीजा निकला जम्मू कश्मीर एक नासूर बन गया। वो तो धन्य हो मोदी जी और अमित शाह, जिन्होंने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, बिना ये सोचे कि किसका वोट मिलेगा और विश्व क्या कहेगा, 370 और 35 कैपिटल ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 उड़ा दिया। लेकिन फिर भी टुकड़े टुकड़े गैंग लगातार। सीएए के दौरान आपको याद होगा कि अतुल अंजुम, मैं डीडी न्यूज़ पर बहस कर रहा था, अतुल अंजुम वहाँ पर बैठे हुए थे। अतुल अंजुम ने कहा कि आपको फेडरेशन है और फेडरल स्टेट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। स्टेट्स कल को कह देंगे हम बाहर जा रहे हैं तो। उस समय भी मैंने उनको पूरा स्ट्रक्चर समझाया था कि आपको अगर देश का स्ट्रक्चर नहीं मालूम, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं मालूम, तो आप किस बात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप केवल कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं कि आपको देश तोड़ू बातें ही करनी है। आपको याद होगा उसमें अतुल अंजुम बीच से छोड़कर चले गए थे कि आप मेरी बात सुनते ही नहीं। उनको ये एहसास हो गया था कि अब वो विजय नहीं प्राप्त कर सकते। वो जिस कॉन्सेप्ट को मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वो यहाँ परास्त होने वाले हैं, और यहाँ परास्त हो जाएंगे तो मैसेज गलत चला जाएगा, क्योंकि उनको ऑफ द लाइन बहुत कुछ कहना है लोगों से। आज संजय राउत, शिवसेना के मुखपत्र में संजय राउत का एक आर्टिकल छपा। मैं वो आर्टिकल सुनकर या देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि क्या बाला साहेब ठाकरे के वंशज
क्या बाला साहब ठाकरे के कहने वाले, अपने आप को कहने वाले तथाकथित फॉलोवर इस तरह का स्टेटमेंट भी दे सकते हैं? इस तरह से बोल भी सकते हैं? क्या इनको भारत का स्ट्रक्चर मालूम नहीं है? क्या इनको भारत का एकीकरण कैसे हुआ सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में, इनको मालूम नहीं है? ये छत्रपति शिवाजी के फॉलोवर अपने आप को कहते हैं, वो हिंदवी स्वराज बनाने के लिए उन्होंने अपने बेटों की बलिदान दिया, अपने परिवार का बलिदान दिया, स्वयं का बलिदान दिया, और इनको ये नहीं पता लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत को एक बनाना चाहते थे, बृहत्तर भारत बनाना चाहते थे। संजय राउत का स्टेटमेंट इतना हृदयाघाती है भारत के लिए कि जिसको सुना भी नहीं जा सकता। यहां तक कि सीपीआई ने डिनाई कर दिया, यहां तक कि सीपीआई ने क्या, जो शरद पवार की पार्टी है उसने डिनाई कर दिया कि हमारा इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उनके एक मुस्लिम सांसद ने मना कर दिया कि हमारा इससे कोई नवाब अहमद नाम है, क्या है उनका, कि इससे कोई लेना देना नहीं है। ये संजय राउत का अपना स्टेटमेंट है, हमारी पार्टी का ये स्टेटमेंट नहीं है। यानी कि ऐसा कहने से भी शरद पवार की पार्टी और देश की जो सरकार विरोधी पार्टियां हैं, जो सरकार के विपक्ष में खड़ी हैं, वो कहने से भी हिचकती हैं। मुंह से ऐसा शब्द निकलना भी पाप है भारत के लिए। सत्ता मोह में, सत्ता लोभ में, मोदी विरोध में, केंद्र के विरोध में, अधिक महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संजय राउत ऐसा कह सकते हैं, या शिवसेना का मुखपत्र ऐसा लिख सकता है। ये आशा छोड़ दीजिए, किसी को सपने में अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था। मैं बताता हूं उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि मोदी जी जिस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं देश में, और विपक्ष जिस तरह से खत्म कर रहे हैं, विपक्ष खत्म हो नहीं रहा, विपक्ष खत्म कर रहे हैं। विपक्ष के कारनामों को उन्होंने नहीं बताया कि विपक्ष के कारनामे कैसे हैं, इन कारनामों में विपक्ष कौन कौन से और कारनामे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आज का विपक्ष मोदी विरोध को देश विरोध पर ले गया है और देश के विरोध तक उतर आया है। किसानों का मूवमेंट ले लीजिए, सीएए के मूवमेंट ले लीजिए, या 370 वाले मामले में ले लीजिए, राम मंदिर आंदोलन पर ले लीजिए, क्या नहीं कह रहे थे। तो भारत की जनता तो राष्ट्रवादी जनता है, इसलिए भारत की जनता का विरोध करना स्वाभाविक था। भारत की जनता उनको विरोध कर रही है, वो ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट और डबल डिजिट से अभी सिंगल डिजिट पर पहुंचने वाले हैं। माया मुलायम ने एक साथ चुनाव लड़ा, हश्र हमने देखा क्या हुआ। गुपकार अलायंस हुआ जम्मू कश्मीर में, हश्र हमने देखा क्या हुआ। बिहार में सबने मिलकर चुनाव लड़ा, हश्र हमने देखा अभी क्या हुआ। बंगाल में भी सब मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हश्र हम आगे भी देखेंगे। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के का ये मानना कि उसका वोट बैंक है और वो वोट बैंक उसका पालतू वोट बैंक है, वो कहीं नहीं जा सकता, ये उसकी गलतफहमी है। ये जो सत्ता हमारे यहाँ की है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, ये राष्ट्र प्रथम देखते हैं, जिन्होंने अपना संप्रदाय नहीं देखा और धर्म यानी कि राष्ट्र प्रथम देखा। ऐसे लोगों से ये उम्मीद करना कि वो किसी पार्टी के गुलाम हो जाएंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पिठलग्गू या उनके वेतन भत्ते मानदेय वाले लोग हो जाएंगे या उनके पालतू लोग हो जाएंगे, ये गलतफहमी इनको थी, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे सब पतन की ओर जा रहे हैं। संजय राउत उसको ये कहते हैं कि मोदी जी सबको खत्म कर रहे हैं। ये सच भी है कि मोदी जी सबको खत्म कर रहे हैं। उनकी पॉलिसीज, उनका काम, उनकी मेहनत, उनकी विदेश नीति, उनको कोविड के दौरान जिस प्रकार भारत को हैंडल किया, 130 करोड़ लोगों को, और उसके बावजूद जो रिपोर्टें आ रही हैं वो कह रही हैं कि भारत जो है 2030 में, अगर जिस स्पीड से भारत चल रहा है, इसी स्पीड से जो सुधार भारत कर रहा है, 2030 में तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष खत्म होगा। लेकिन संजय राउत ने जो कहा वो ये कह दिया कि यूएसएसआर की तरह भारत को भी स्टेट्स को अलग होने में बहुत समय नहीं लगेगा। आप पूछो सरदार पटेल से कैसे 650 रियासतों को उन्होंने इकट्ठा किया होगा।
आप पूछो डॉक्टर अंबेडकर से कि 650 रियासतों में से 550 रियासतें जो भारत के पास आईं, वो 550 रियासतों को कैसे यूनाइट करके कॉन्स्टिट्यूशनली अंदर डाला होगा। एक रियासत नेहरू जी की जिद की वजह से रह गई थी, जम्मू एंड कश्मीर, उसका हश्र हम देख रहे हैं। अगर 550 रियासतों में ये व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर कर देते तो कितना बुरा भारत के साथ होता। कितनी शहादतें दी गई भारत को यूनाइट करने के लिए। पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, इसके लिए अफसोस है। भारत सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लाने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। लेकिन संजय राउत ऐसी कामना करते हैं, कहते हैं मोदी जी अगर ऐसे ही ग्रो करते रहे तो राज्य अलग हो जाएंगे जैसे यूएसएसआर टूट गया। आप सोचिए 1992 में यूएसएसआर बना कैसे था। यूएसएसआर कंट्रियों के गठबंधन से एक यूनाइटेड बनाया था, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वैसे बनाया था। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब सदर्न अमेरिकन स्टेट्स ने विद्रोह कर दिया तो अब्राहम लिंकन को लाखों लोग रातों रात मारने पड़े, और उनको इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने अमेरिका तोड़ने से रोक लिया। लेकिन लाखों लोगों की रातों रात हत्या करनी पड़ी। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको उनके ऊपर सीधी ओपन फायर खोलनी पड़ी। यूएसएसआर ने फायर नहीं खोला। वो जो 12-13 कंट्री मिलकर यूएसएसआर बना रहे थे वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस था, लेकिन कंट्री थे। भारत में कोई कंट्री मिलकर भारत नहीं बना। डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे आर्टिकल 1 की बहस करते समय, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये जो हम भारत का निर्माण कर रहे हैं इसमें किसी को भी इनकमिंग तो है, आउटगोइंग इसमें किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोई गठबंधन किसी स्टेट के साथ नहीं कर रहे हैं। सभी स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जिनके पास थोड़ी ऑटोनॉमी थी, वो सभी स्टेट्स अपनी स्वेच्छा से सरेंडर कर रहे हैं अपने अधिकार, और भारतीय संविधान को, केंद्र के द्वारा बनाए गए संविधान को अपने यहां का संविधान घोषित कर रहे हैं। इसके बाद वो राजा भी अब संविधान के मातहत राजा होंगे। राजा अब स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं रहेगा। इस बात को लेकर अगर आप व्हाइट पेपर पढ़ेंगे तो उसमें प्रोक्लेमेशन सबके हैं। जो छोटी छोटी रियासतें मिलकर जो स्टेट्स बने थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मुंबई बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मध्य भारत बना, ये सब जो 8 यूनिटें यूनाइटेड करके बनी थी सौराष्ट्र सहित, इन यूनिटों ने बाकायदा डिक्लेरेशन 25 नवंबर तक किया और 17 अक्टूबर को संविधान का काम पूरा हो गया था। लेकिन 17 अक्टूबर से लेकर और 25 नवंबर तक इन स्टेटों ने, इन राजशाहियों ने ये डिक्लेयर किया कि हम भारत के संविधान को अपना संविधान मानते हैं, और मेरे यहां जो कानून चल रहा होगा वो कन्फ्लिक्ट अगर कोई होता है तो भारत का संविधान, केंद्र का संविधान ही प्रिवेल करेगा। मेरे यहां के कानून उसके सबऑर्डिनेट लॉज होंगे और वो ट्रांजिशन पीरियड तक ऐसा रहेगा। उसके बाद भारत सरकार को पूरे अधिकार होंगे। इसके बाद ये स्टेट्स यूनाइट होकर देश बना, बड़ा देश बना। और संजय राउत कहते हैं कि ये बहुत समय नहीं लगेगा, ये टूट जाएगा। वो टुकड़े टुकड़े गैंग की बातें बड़े शॉर्ट में, बड़े शालीनता के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी के साथ बोल रहे हैं। शर्म आती है शिवसेना पर, शर्म आती है संजय राउत पर कि क्या कोई व्यक्ति अपनी राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए इतना भी नीचे जा सकता है। मैं बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को आह्वान करता हूं कि पॉलिटिक्स को इतना मत गिरने दीजिए। आप अपने मुखपत्र में जो रोज स्टेटमेंट आ रहे हैं उनको कुछ कंट्रोल करिए। राजनीति होती रहेगी, आप सत्ता में आते रहेंगे, हम और हमारे वंशज पैदा होते रहेंगे। ये देश रहना चाहिए, हम रहे ना रहें, ये देश रहना चाहिए। मोदी जी आह्वान करते हैं मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये सब संसार में दिखता है, मैं पीछे नहीं हटने दूंगा, ये संसार में दिखता है। और आप कह रहे हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये देश टूट जाएगा, बहुत समय इसको टूटने में नहीं लगेगा। इससे शर्मनाक स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि शिवसेना ने आज तक पॉलिटिकली कोई दिया भी होगा।
सोचो, एनसीपी जो उनकी अलायंस है उसने कहा कि हम स्टेटमेंट के साथ नहीं हैं। नवाब मलिक ने कहा, नवाब मलिक का स्टेटमेंट आया, हम इस स्टेटमेंट के साथ नहीं हैं। इनकी जो कठोर विरोधी हैं, जो हिंदुत्व विरोधी हैं, जो हिंदुस्तान के लिए सपने देखते हैं, वो भी ये कहने से हिचक रहे हैं, खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि देश में राष्ट्रवाद की आंधी चल रही है। और इस समय संजय राउत ऐसा कहें, शर्म से ज्यादा कुछ नहीं है। डूब मरो। थैंक यू वेरी मच।